वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुप्रतीक्षित प्रस्तावित बीईओ की वैकेंसी के लिए प्रीलिम्स तैयारी हेतु हमने अपना नया पेड बैच शुरू किया है। 8 जुलाई 2023 से 100 मॉड्यूल्स में आपको पूरा बीईओ प्रीलिम्स का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट कराया जा सकता है। आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी यहाँ पर अवेलेबल करा दी जाएगी ग्रुप की शुरुआत में ही। जो लोग उस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, दोनों तरह की फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल होगी। इन गिवन नंबर्स पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इस पेड बैच के बारे में। जो लोग हमारे इस 8 जुलाई वाले पेड ग्रुप में आ चुके हैं, यही आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। बहुत ज़रूरी बातें इसमें सिलेबस से एसोसिएटेड, एग्जाम से एसोसिएटेड, तैयारी से एसोसिएटेड बताई जाएंगी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो भी लोग मानसिक द्वंद्व महसूस कर रहे हैं वैकेंसी के ना अनाउंस होने से, काफ़ी इंतजार करने से, आप ये समझिए कि अकाट सत्य यही है कि जो चयनित होने वाले छात्र हैं, जो इन्हीं वैकेंसीज में चयनित होंगे, वो लगातार पढ़ाई में लगे होंगे और आपको भी पढ़ाई में लग जाना चाहिए। तैयारी करते हुए किसी चीज़ का इंतजार अखरता भी नहीं है। ये स्पष्ट बात है कि अगर आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार बहुत लंबा होता है, और अगर आप दूसरे काम में व्यस्त हैं तो किसी चीज़ का आपको जल्दी इंतजार नहीं करना पड़ता। चीज़ें अपने आप सही समय पर, सही स्थान पर आपको मिल जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मानसिक द्वंद्व जरूर है, लेकिन उससे हट करके आपको तैयारी पर फोकस करना चाहिए, अपने सिलेबस पर फोकस करना चाहिए। अधियाचन है आयोग के पास तो वैकेंसी जरूर निकलेगी। कुछ बेसिक बातें एलिजिबिलिटी के बारे में और जो बाकी अन्य जरूरी बातें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ। 2019 में वैकेंसी अनाउंस हुई थी, 13 दिसंबर 2019 को अनाउंस हुई थी। इसका एग्जाम 12 मार्च के करीब होना था, होली के पश्चात 2020 में, लेकिन फिर कोविड आ गया, आपको पता है। और फिर ये एग्जाम 15 अगस्त के अगले दिन 16 अगस्त 2020 को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, इतना फ्रेश मेमोरीज मेरे दिमाग में इसीलिए रहता है क्योंकि इसका हमने पेड बैच रन किया था, पहली बार वैकेंसी आई थी। ठीक है, बीईओ की यूपीपीसीएस के द्वारा पहली बार वैकेंसी आई थी। इसमें 309 पोस्ट करीब निकली थी और हमारे फाइनल सिलेक्शन जो है इसमें 52 जो है पेड ग्रुप से हुए थे और 100 प्लस ओवरऑल हुए थे। हमारे फ्री इनिशिएटिव पेड ग्रुप मिला करके 52 लोग जो है पेड ग्रुप से सिलेक्ट हुए थे और इनका एक प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप बना था उस समय बाद में, और वो अभी भी रनिंग है। हम लोग उसमें कभी कभी इंटरेक्ट भी करते हैं आपस में। हमारे जो छात्र बीईओ बने थे विभिन्न ब्लॉकों में कार्यरत भी हैं, तो इस कारण भी बीईओ प्रीलिम्स से एसोसिएटेड सारी मेमोरीज दिमाग में रहती हैं। मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे यहाँ पर अनिवार्य अर्हता के बारे में क्लैरिफाई किया गया था कि किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होनी चाहिए। हालांकि बाद में एक नोटिफिकेशन आया था आयोग का, क्योंकि कई सारे लोगों ने क्वेरी डाली थी कि समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता क्या होगी, तो क्लैरिफाई किया गया था कि बीएड ही यहाँ पर मांगा गया था। बीएड के अलावा आप नहीं भर सकते थे, या तो एलटी हो, एलटी डिप्लोमा हो, या फिर बीएड हो। इन्हीं दोनों में से लोग सिलेक्ट भी हुए थे, अन्य किसी डिग्री को उस समय नहीं माना गया था। यूपीपीएससी की वैकेंसी जब भी आती है जिस साल, तो 1 जुलाई से उसी वर्ष जो है आयु की गणना होती है। 21 से 40 वर्ष जो है नॉर्मल यहाँ पे आयु मांगी गई थी, और एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग रहता ही है वो हमेशा। अधिकतम आयु में छूट किनको किनको मिलती है यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेन कंसर्न है वो है इस पेड ग्रुप में परिशिष्टि 4। परिशिष्टि 4 में प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में उल्लिखित था, और किसी प्रकार से कोई चेंज न होगा नहीं, पाठ्यक्रम यही रहेगा। पूर्णांक यहाँ पर 300 अंकों का पेपर हुआ था, प्रश्न 120 थे। यहाँ पर समान अध्ययन का एक ही पेपर हुआ था, उसी से कट ऑफ बना था मेंस का। ठीक है, मेंस के बारे में बताऊंगा अभी, लेकिन ये समझिए कि 2 घंटे का पेपर हुआ था। इसमें ये सारे टॉपिक्स आए थे। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, वैश्विक भूगोल, भारत का भूगोल, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, नगरीकरण, सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, रहन सहन, प्रारंभिक गणित, और ये हाई स्कूल लेवल तक का अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, और पॉइंट नंबर 9 जो है ये आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण का एक तरीके से। तो अगर हम इस पॉइंट नंबर 9 को छोड़ दें जो कि सामान्य बौद्धिक और तार्किक क्षमता है, यानी कि रीजनिंग हम लोग इसको अपनी तैयारी वाली भाषा में कह सकते हैं, और ये जो एलिमेंट्री मैथ्स है पॉइंट नंबर 11, ये तो प्रैक्टिस पर आधारित है। इसके लिए जो है आपको लगातार कुछ प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे, लेकिन बाकी जो ये 9 पॉइंट का सिलेबस बच रहा है, 9 और 11 के अलावा सारे कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 100 मॉड्यूल्स में इन सभी पॉइंट्स की पूरी तैयारी और सिलेक्शन वाली तैयारी जो है आपको करा दी जाएगी। 100 मॉड्यूल जो है पीडीएफ वाइज आएंगे और उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा रिलीजियसली, रेगुलरली। किस तरीके से पढ़ना है इसी वीडियो के बाद के हिस्से में आपको बता दिया जाएगा। बाकी जो लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ना पसंद करते हैं उनको इन्हीं पॉइंट वाइज जो है नोट्स भी मिल जाएंगे। सारे टॉपिक्स के नोट्स आपको
ग्रुप ज्वाइन करते ही मिल भी चुके होंगे। आप उनको भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, चाहे तो प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं अपने खर्चे पर। इस तरीके से पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। बीच-बीच में आपको लगातार गाइडेंस मिलता रहेगा, किस-किस तरीके से आपको ओरिएंट रहना है तैयारी के दौरान। और पेड क्विज़ का फीचर यहाँ पर सभी को मिला होगा। पेड क्विज़ में हम तमाम क्वेश्चन इसी सिलेबस के पॉइंट से एसोसिएटेड बहुत सारे फैक्ट वाले क्वेश्चंस करा चुके हैं पेड क्विज़ में, और बहुत हेल्पफुल क्विज़ रही है जब से हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो पूरा कंटेंट आपको 100 मॉड्यूल में मिल जाएगा। प्रैक्टिस आप कर ले जाएंगे हमारी पेड क्विज़ से और टेस्ट सीरीज से, और इस तरीके से एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पर दे सकते हैं। जब भी वैकेंसी आएगी आप अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे और सिलेक्शन लायक कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा आपकी एक लिखित परीक्षा होगी और उसके बारे में अलग से आपको बताया जाएगा। प्रीलिम्स के बाद ही इसके बारे में बात करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि अभी तक आपको प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए। बाकी प्रीलिम्स का जो भी आप पढ़ेंगे उससे आपकी मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। उसके बाद मेंस का कंटेंट पूरा अवेलेबल होता है हमारे पास हमेशा ही। उसको करंट अफेयर से अपडेट करके पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए हम लोग ग्रुप चलाते हैं। आंसर आप उसमें लिख करके भेजते हैं, उसको चेक कराते हैं और अपनी गलतियाँ सुधारते हैं। टेस्ट सीरीज़ देते हैं। ये हमने टेस्ट सीरीज़ वगैरह कराई थी। सामान्य हिंदी के निबंध आपको लिखवाए जाते हैं, हिंदी की प्रैक्टिस कराई जाती है पूरी। इस तरीके से हमारे 52 लोग जो है पेड ग्रुप से चयनित हो पाए थे 309 में से। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लास्ट टाइम परफॉर्मेंस डंके की चोट पर मैं बता रहा हूँ और हर बार मैं बताता हूँ, क्योंकि ये एकदम सत्य बात है और इसके लिए काफ़ी मेहनत की गई थी। पूरे लॉकडाउन भर हमने जो है अपने छात्रों के साथ लगातार जो मेहनत की उसका फल मिला था। काफ़ी सारे लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए पेड ग्रुप से, फिर उन्हीं लोगों में से कई सारे लोगों ने मेंस का ग्रुप लिया। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कराई थी। इसमें इंटरव्यू तो है नहीं कोई। तो पेड ग्रुप स्टूडेंट्स जो है 52 यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे 309 वैकेंसी में से, जितने का भी रिजल्ट आया था। नॉन पेड स्टूडेंट्स मिला दे तो 100 प्लस जो है हमने यहाँ पर वैकेंसी, जितनी मतलब 309 में से 100 प्लस स्टूडेंट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थे, और ये पहली बार वैकेंसी आई थी। बीओ का मैं पेपर दिखा दे रहा हूँ आपको। बीओ का पेपर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी स्टेट पीसीएस का पेपर है। उत्तर प्रदेश मतलब लोक सेवा आयोग का कोई स्टेट पीसीएस का पेपर है। एकदम से अगर कोई देखेगा तो उसे लगेगा, अगर ये मेंशन ना किया जाए कि ये बीओ का पेपर है। पेपर काफ़ी मॉडरेट लेवल का आया था। कट ऑफ हालांकि कम गया था इसमें, लेकिन आपको अच्छी खासी तैयारी की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। कोई पीसीएस का पेपर है नहीं बीओ का, लेकिन अप्रोच बिल्कुल पीसीएस वाली रखी गई है इसमें। प्रीलिम्स में चाहे आप लेवल देख लें, चाहे मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा का देख लें, कुल मिलाकर हिसाब किताब यहाँ पर एकदम पीसीएस लेवल की आपको तैयारी की ज़रूरत होगी। हालांकि परफॉर्मेंस जो है पेपर में आप लिमिटेड रख सकते हैं, लेकिन तैयारी जो है अच्छी खासी लेवल की चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कंटेंट दिया गया है उसको हमारी गाइडेंस के अनुसार आपको फॉलो करना है बस। ठीक है, पेपर में कैसा पेपर आ जाए, चाहे इस लेवल का आ जाए या फिर इससे भी टफ आ जाए, आप अपना मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे करके आएंगे और कट ऑफ को क्लियर भी करेंगे। तो इसका कट ऑफ काफ़ी कम गया था, लेकिन पेपर जो है अच्छा खासा मॉडरेट लेवल का आया था। आप इसमें देख सकते हैं 120 में से 16 रीजनिंग मैथ्स के सवाल थे। 104 सवाल इसमें आए थे करीब। मतलब नॉर्मल जीएस के 78 क्वेश्चन जो है हमारे जीएस के स्टडी मटेरियल से तब आए थे जब उतनी फैसिलिटीज़ नहीं डेवलप हुई थी। काफ़ी कुछ हमने करा था हमारी छोटी टीम ने, लेकिन तब बहुत बड़ी टीम नहीं थे और हमने लगातार अपने कंटेंट को जो है अपडेट किया। 2020 से आप तुलना करें, 3 वर्ष हो रहे हैं, 2023 चल रहा है इस समय। हमने लगातार अपने कंटेंट को रिलेवेंट बनाया है और शॉर्ट किया है, क्रिस्प किया है इसको, और ग्रुप में सुविधाएं बढ़ाई हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2019 में जो बैच चला था उसमें वही फी चार्ज की गई थी जो आपको 2023 में चार्ज की गई है, लेकिन सुविधाओं को बहुत बेहतर बनाया गया है। 104 में से 78 क्वेश्चन जो है आप हमारे स्टडी मटेरियल से उस समय कर सकते थे, और हमने रीजनिंग मैथ्स की भी काफ़ी प्रैक्टिस अपने ग्रुप में कराई हुई थी। दुर्भाग्य की बात है कि कट ऑफ एक्चुअल वाला या आधिकारिक कट ऑफ लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी नहीं किया गया था। बीईओ में आरटीआई कुछ लोगों ने करी थी और उनको जो रिप्लाई मिला था वो रिप्लाई मैं आपको शो कर रहा हूँ। इस तरीके से कट ऑफ बताया गया था। कट ऑफ बताया गया था 300 में से अनारक्षित का 137 अंक यहाँ पे गया था। ईडब्ल्यूएस का 152 अंक गया था 300 में से। महिला का 137 गया था। एसटी का 105, एससी का 123 गया था। ओबीसी का 165 कट ऑफ गया था। इस तरीके से आपने देखा कि 78 क्वेश्चन जो है हमारे स्टडी मटेरियल में से आए थे, और अगर आप इसमें से, मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 58 भी अगर स्मरण रख पाते, 58 आप उसमें सही कर पाते, तो निश्चित तौर पर आप जो है मेंस लिखते उस समय। ठीक है, तो हमारा कंटेंट सफिशिएंट है। आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करना है, बस उसकी तैयारी करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पेड क्विज का फीचर हमने इसलिए दिया है, और अच्छे से आपको रिवीजन करना है। इसका कट ऑफ हालांकि मेंस का जारी किया गया था आधिकारिक 2019 में 400 अंकों में से, जो मेंस का पेपर होता है जिससे मेरिट बनती है, 400 अंकों का होता है। 200 का जीएस हो गया लिखित, और 200 का यहाँ पर 100 + 100 यानी कि 100 सामान्य हिंदी का और 100 निबंध का। तो ये 200 इधर 200 इधर, तो 400 अंकों में से कितना कट ऑफ गया था पोस्ट पाने के लिए।
अभ्यर्थी को 208 नंबर यहाँ पर न्यूनतम चाहिए थे, अनारक्षित को फिर 198 ईडब्ल्यूएस को, अन्य पिछड़ा वर्ग को 203 चाहिए थे, अनुसूचित जाति के छात्र को 187, अनुसूचित जनजाति के छात्र को 157, डीएफएफ को 195, भूतपूर्व सैनिक को 181, इस तरीके से। फिर दिव्यांग में 188, 193, पीबी का 186 और पीडी का 175। सभी महिला अभ्यर्थी अपनी अपनी मूल श्रेणी की श्रेष्ठता में सम्मिलित की गई थी। तो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं, स्ट्रेटजी वीडियो आपने पूरा देखना है, ये आप देख ही रहे हैं। फिर पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें टेलीग्राम के बेसिक फीचर्स और किस तरीके से आप पीडीएफ को प्रिंट कर सकते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बाद में रिस्ट्रिक्शन लग जाता है ग्रुप में, तो वो सब बताया गया होगा। डेली मॉड्यूल जो है कैसे मिलेगा, किसी कारणवश आपका छूट जाता तो आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और 5 से 6 घंटे अगर आप डेली दे देते हैं अगले 100 दिवस तक, तो बीओ का पूरा एक तरीके से बेसिक आप कंप्लीट कर लेंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे कंटेंट की, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप अपने रिवीजन में जुट चुके होंगे और सभी अन्य स्टूडेंट से आगे रहेंगे जो उस समय नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी तैयारी शुरू कर रहे होंगे। हमारा पूरा कंटेंट हमने ऑफिशियल सिलेबस और जो इस समय लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है यूपीपीएससी का, जिस हिसाब से जिस डेप्थ तक कॉन्सेप्ट से सवाल निकाले जा रहे हैं, उसी को फॉलो करते हुए हमने जो है बनाया अपना पूरा कंटेंट, और उसी में से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मोस्ट एक्सपेक्टेड पूछे जाने वाले फैक्ट्स की प्रैक्टिस आपको क्विज में कराई जा रही है। क्विज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं, उनका बैकअप आप क्लियर करिए आराम से, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, और जितने नए क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। 100 दिवस में पूरे मॉड्यूल आप फॉलो कर लेंगे। सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी यहाँ पर हमने शुरुआत में दे दिए हैं, जिसको सब्जेक्ट वाइज फॉलो करना है वो सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। दोहरी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है, जो कंटेंट है वो सेम है। कंप्लीट नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज जो दिए गए हैं उन्हीं में से मॉड्यूल एक एक काट करके आपको डेली पीडीएफ फॉर्म में 100 दिवस तक मिलता रहेगा। बाकी आपका मंथली करंट अफेयर आपका ग्रुप में आता रहेगा। रीजनिंग और मैथ्स की जहाँ तक बात रही, तो ये प्रैक्टिस पर आधारित जो आपके टॉपिक्स हैं, इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको लगातार कुछ प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। ग्रुप की शुरुआत में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, उनको लगाते रहिए आप। डिस्कशन ग्रुप में है तो उसमें एडमिन से डिस्कस कर सकते हैं, कोई सवाल आपको नहीं समझ में आता उसमें आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, और जब एग्जाम डेट आएगी तो आपको और भी ऐसे प्रैक्टिस सेट ग्रुप में पीडीएफ फॉर्म में दिए जाएंगे। करंट अफेयर आपको यहाँ पर जनवरी 2023 से मिल चुका होगा, मई तक का मिल चुका होगा, उसके आगे का हर मंथ आपको मिलता रहेगा। एक्चुअली हर मंथ का करंट अफेयर 4 तारीख को आ जाता है, तो कुल मिलाकर ऐसा है कि मतलब जैसे जून का आ चुका होगा, क्योंकि जुलाई 4 बीत चुकी है, ऐसे ही जब हम अगस्त की बात कर रहे होंगे तो अगस्त 4 जब हो जाएगा तो आपको जुलाई की पीडीएफ मिल जाएगी। पेड क्विज में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने करा ही रखे हैं, आगे भी कराते रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता। ये प्रैक्टिस के लिए आपकी टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज है। जो 11 सेक्शंस हैं हमारे ऑफिशियल सिलेबस के, उनकी टेस्ट सीरीज होगी। 20 अगस्त से हम इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपकी खत्म होगी 11 सितंबर को। और ध्यान रखिए कि अगर इस बीच वैकेंसी अनाउंस होती है और डेट बहुत पहले की होती है, तो ये सारे टेस्ट जो है प्रीपोन किए जाएंगे, समय से पहले करा दिए जाएंगे आपके ग्रुप में, इसकी कोई टेंशन नहीं रखिएगा। ये सारे टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में होंगे, आपको ध्यान रखना है। पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन पेपर आएगा, जैसे आयोग का क्वेश्चन पेपर जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, इस तरीके से होता है। A4 या A3 कागज में होता है रिजोल्यूशन में, और एक तरफ हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, एक तरफ इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, बाद में आंसर की दी होती है उसी में, जहाँ जहाँ पर रेलिवेंट होता है एक्सप्लेनेशन भी हमारी टीम देती है टेस्ट सीरीज में। तो जिन लोगों का टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, नोट करिए कि हमारी टेस्ट सीरीज 20 अगस्त से शुरू होगी, और अगर किसी भी सूरत में एग्जाम डेट इस टेस्ट सीरीज के खत्म होने से पहले की रहती है तो सारे टेस्ट को प्रीपोन करेंगे, इससे आप बेफिक्र रहिएगा। डेली शेड्यूल के लिए कुछ लोग पूछते हैं, तो डेली शेड्यूल बनाना आसान हो जाता है। आप मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे या तो सब्जेक्ट वाइज। मॉड्यूल वाइज अगर आप पढ़ते हैं तो एक मॉड्यूल पीडीएफ पढ़ने में आपको जो है 50 मिनट का समय देना चाहिए, ठीक है। और फिर पॉइंट नंबर 9 और 11 है जो प्रैक्टिस वाले पॉइंट है, एलिमेंट्री मैथ्स और रीजनिंग का, जो हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस आप लगाइए। 40-40 मिनट इस पे दे सकते हैं, और छोटी सी पीडीएफ है, कुछ दिन देगी, पीडीएफ खत्म हो जाएगी, फिर नई पीडीएफ आपको मिलेगी। इस तरीके से मंथली करंट अफेयर आपको डेली 50 मिनट पढ़ना चाहिए। मंथली करंट अफेयर से आपका पूरा करंट अफेयर अपडेट हो जाएगा, जितना भी बीओ प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। तो इसको अच्छे से तैयार करने के लिए डेली 50 मिनट आपको देने चाहिए। 90 मिनट आपको देने चाहिए रिवीजन में। रिवीजन का है का भाई, रिवीजन इसका कि जैसे एक मॉड्यूल आपने पढ़ा, फिर दूसरा मॉड्यूल दूसरे दिन पढ़ा, फिर तीसरा मॉड्यूल तीसरे दिन, फिर चौथा, जिस तरीके से इकट्ठा होता जाएगा उसका रिवीजन भी करते जाना है। रिवीजन बहुत जरूरी है मॉड्यूल का, आप लोग रिवीजन करते रहिए। या तो ऐसा करिए कि मान लीजिए आपके 10 मॉड्यूल हो चुके हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ ले लीजिए, उससे रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन बहुत जरूरी है, तभी रिवीजन का यहाँ पर सबसे ज्यादा मैंने पॉइंट रखा है 90 मिनट का। अगर आप मॉड्यूल वाइज पढ़ते हैं तो रिवीजन बहुत जरूरी है पुराने पढ़े हुए मॉड्यूल्स का। अब कुछ लोग सब्जेक्ट वाइज प्रेफर करेंगे पढ़ना। सब्जेक्ट वाइज क्या कर सकते हैं आप, जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उससे रिप्लेस कर दीजिए हमारे स्टडी मटेरियल को।
आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप अपना स्टडी मटेरियल रिप्लेस कर दीजिए हमारे SCS के स्टडी मटेरियल से। तो इस तरीके से पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, किसी भी अन्य बुक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब्जेक्ट वाइज़ अपना प्लान बना सकते हैं कि भाई एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट लेके चल रहा है कि 2-2 सब्जेक्ट लेके चल रहा है। जो सब्जेक्ट फिनिश हो चुके होंगे उसका रिवीजन करना है। तो ये आपको थोड़ा-सा अपने हिसाब से देखना पड़ेगा जो लोग सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ेंगे तो, ठीक है? कुछ लोग 1-3-5 में अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 2-4-6 यानी कि सप्ताह के दूसरे, चौथे और छठे दिन अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पहले, तीसरे और 5वें दिन अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं और बीच में करते रिवीजन। ये कुछ लोगों का मेथड मैंने देखा है, तो आप ऐसा भी फॉलो कर सकते हैं। कुल मिलाकर समरी यही है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जो कंटेंट आपको दिया जाएगा मॉड्यूल फॉर्म में, चाहे सब्जेक्ट वाइज, वो आपको पढ़ना है, क्विज करना है, पेड क्विज जरूर करना है। मैं बार बार इसमें बल देकर कह रहा हूँ, पेड क्विज बहुत लाभदायक है और जब से हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है हमारे एग्जाम में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कंटेंट, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस हो गई और यहाँ पर जितना आप रिवीजन कर पाए उतना, ठीक है, उतना करिए रिवीजन। तो यही सारी चीज़ें आपको पार लगाएंगी। इन्हीं चीज़ों का अच्छा सा आप सम्मिश्रण कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए अपने यहाँ पर आगे 100 दिवस में, उतने ही आपके BO में सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं, आप ये समझिए कि आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। आपको समय व्यतीत नहीं करना है। समय जिसने व्यतीत किया तो मतलब वो खुद ही व्यतीत हो जाता है उसका अस्तित्व, ठीक है? ये बहुत हार्श ट्रुथ है। आपको समय को साथ लेकर चलना है, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। समय आपके लिए वेट नहीं करेगा। अभी बहुत अच्छा समय है, जब वैकेंसी नहीं है, आप ये समझिए कि कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम डेट आपके सामने नहीं है, आप अधिक से अधिक जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं विषय को, अपने जो कमजोर विषय हैं उसको मजबूत कर सकते हैं। एक बार एग्जाम डेट आ जाती है तो सिर्फ रिवीजन हो पाता है, पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो अच्छे से अपनी कमियों को दूर करने का एक अच्छा समय है आपके पास, एक अच्छा विंडो आपको मिला हुआ है, अच्छे से इसमें आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेड क्विज ग्रुप में अपलोड किए गए सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? फिर उनके क्वेश्चंस रह जाते हैं एग्जाम से पहले और आप देखते हैं कि कई सारे क्वेश्चन जो आप छोड़ चुके थे, जो आपने नहीं लगाए पेड क्विज में, वो डायरेक्टली पेपर में पूछे गए आपके। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ ना हो इस वजह से मैं बार बार आपको इसी स्ट्रेटजी वीडियो में आगाह कर रहा हूँ। पेड क्विज ग्रुप में जो कुछ वीडियोस हमने शॉर्ट वाले डाले हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। क्विज वाले ग्रुप में कई सारे शॉर्ट वीडियोस हैं, उनसे बहुत अच्छा गाइडेंस, कई सारे जो डिस्प्यूटेड फैक्ट होते हैं उनका क्लैरिफिकेशन मैं देता रहता हूँ, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। पेड क्विज में पड़े हुए सारे वीडियोस को एक दिन बैठ करके देख डालिएगा, 1 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। स्टेट पीसेस के समतुल्य ही मैं इसको रख रहा हूँ। तो स्टेट पीसेस जैसे किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रेगुलरिटी का मतलब है कि आप लगातार एक निश्चित कह सकते हैं पेस के साथ पढ़ाई करते रहते हैं, ठीक है? जैसे मैंने देखा है कि कुछ लोग स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद या फिर ग्रुप ज्वाइन करने के प्रथम सप्ताह तो बहुत उत्साह दिखाते हैं, लेकिन उनका उत्साह बहुत क्षीण होता जाता है अगले सप्ताह में, फिर अगले सप्ताह में, फिर चौथे सप्ताह एकदम वो पढ़ना बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि जब वैकेंसी आएगी तो देखा जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो यही सब चीज़ें अपने इंटरव्यू में बताते हैं, फिर आपको लगता है कि बोल वचन दे रहा है। ये बात सच है, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है इसमें। आपको बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस तो करना ही है तैयारी के दौरान, लेकिन रेगुलरिटी को जरूर मेंटेन करके रखना है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है, सफलता का एक ही शॉर्टकट है, परिश्रम, जो कि अपने आप में एक शॉर्टकट है नहीं। लेकिन सत्य बात यही है कि परिश्रम के बिना जो है इतनी बड़ी पोस्ट हासिल नहीं हो सकती है। अगर आपकी आकांक्षाएं बड़ी हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, तो या महत्ता जो है परिश्रम की वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है? परिश्रम आपको करना पड़ेगा। परिश्रम कैसे करना है, किस में करना है, किस में नहीं करना है, सही दिशा जो है SCS टीम आपको दिखा रही है, लेकिन आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। जो हमने मॉड्यूल दिए हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाइज जो PDF दी गई है उनका रिवीजन करना पड़ेगा, पेड क्विज जो है लगानी पड़ेगी। पेड क्विज के क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसमें आपको मंथन करना पड़ेगा कि क्यों गलत हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। महान व्यक्तित्वों ने हमेशा माना है कि पढ़ाई एक गैर रुचिकर अवधारणा है, इसको अपनी रचनात्मकता से हमको इसको रुचिकर बनाना पड़ता है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। उद्देश्य पूर्ति क्या है? कट ऑफ निकालना प्रीलिम्स का। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप? थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स यहाँ पर बनाने की कोशिश करिए। ये हैबिट में लाइए कि कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स आप बनाइए। सारे सिलेबस का शॉर्ट नोट नहीं बनाना है, टारगेट बेस्ड शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है। ऑलरेडी जो आपको दिए गए हैं कंटेंट में नोट्स, वो नोट्स फॉर्म में ऑलरेडी हैं, लेकिन भाषा के सरलीकरण के लिए, रचनात्मकता ऐड करने के लिए, कॉन्सेप्ट को शॉर्ट करने के लिए कुछ नोट मेकिंग टेक्निक मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो कि पहले नहीं बताई जाती थी स्ट्रैटेजी वीडियो में। ये पहली बार हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। उदाहरण के लिए अगर हम मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ पर इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। ये पूरी मनसबदारी व्यवस्था नोट्स के फॉर्म में है, इसमें पूरे वाक्य लिखे हुए हैं,
क्या क्या मनसबदारी व्यवस्था के फीचर्स हैं, सब अलग अलग लिखा हुआ है। लेकिन उसके शॉर्ट इंटरेक्टिव नोट्स आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, ये कंपल्शन नहीं है। लेकिन मैंने बताया कि रुचिकर बनाने के लिए इस तरीके की टेक्निक्स कई बार हेल्प करती हैं। जो जो कई सारी लाइनों में, कई सारे वाक्यों में लिखा गया है, मैंने इसको बुलेट पॉइंट्स में इस तरीके से बना लिया है, ठीक है। तो जैसे मनसबदार की नियुक्ति प्रक्रिया क्या होती है, तजवीज़ कहलाती है। मनसबदार के कार्य क्या है, सिविल कार्य भी हैं और सैन्य कार्य भी हैं, यानी कि दीवानी कार्य भी थे और यहाँ पर सैन्य कार्य भी थे, फौजदारी कार्य भी थे। मनसब का अर्थ होता है रैंक या फिर पद। मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल की व्यवस्था है, अकबर ने इसको जो है मॉडर्न रूप में शुरू किया था। वैसे तो ये बाबर के समय से चल रही व्यवस्था है, वहाँ पर वजहदार कहते थे, एक अलग से जोड़ सकते हैं। बाबर के समय में मनसबदार क्या कहलाता था, वजहदार कहलाता था, ठीक है। तो इस तरीके से जितने फीचर्स हैं जरूरी वो हमने यहाँ पे नोट कर लिए। मनसबदार को भुगतान दो प्रकार से होता था, नकदी के रूप में या फिर जागीर के रूप में। और मनसबदारी जो है ये वंशानुगत नहीं होता था। इक्तादारी व्यवस्था को जैसे फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत बना दिया था या अनुवांशिक बना दिया था, वंशानुगत बना दिया था। मनसबदार का पद अनुवांशिक नहीं होता था, जितना भी उसको कह सकते हैं तनख्वाह मिलती थी वो उड़ा देता था, क्योंकि उसको अनुमति नहीं थी अपनी तनख्वाह को बचा करके रखने का या फिर अपने पुत्रों को वो कह सकते हैं विरासत के रूप में उसे देने का कोई अधिकार नहीं होता था। बाकी और भी कुछ फीचर्स हो सकते हैं, इस तरीके से आप जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कलरफुल बनाया है। आप इसमें जल्दी जल्दी बना सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं और ज़्यादा टाइम दिए बिना भी बना सकते हैं। ये आपको क्या करता है कि एक तरीके से रचनात्मक बनाने से क्या होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता जाता है। बुक में लिखी हुई लाइनें, हमारे नोट्स पे लिखी हुई लाइनें आपको कई बार बोर कर सकती हैं, लेकिन आपके चार्ट जरूरी नहीं है कि आपको बोर करें। आपको हमेशा कह सकते हैं इंथुएस्टिक रखते हैं और आपको कह सकते हैं एक बार आपने ऐसा चार्ट बनाया तो आप बार बार आपका मन करेगा हर टॉपिक के लिए ऐसा कुछ चार्ट तैयार करने का। जैसे विजयनगर की जो नायक व्यवस्था है, नयनकार व्यवस्था है, वैसे ही सल्तनत की इक्तदारी व्यवस्था में काफ़ी सारी समानताएं हैं। समानता क्या है, जैसे यहाँ पर राज्य को इक्ता भूमि, इक्तादारों की भूमि के रूप में या इक्ता के रूप में और खालिसा भूमि के रूप में डिवाइड कर दिया जाता था। खालिसा भूमि जो है स्टेट की होती थी, यानी कि शासक की, और इक्ता भूमि के रूप में इक्तादारों की पूरी भूमि डिवाइड कर दी जाती थी। इक्तादार जो है रेवेन्यू कलेक्ट करके ला के देते थे, जमा कराते थे। संपूर्ण राज्य का विभाजन नायकट्टिनम या फिर नायकशिप्स के रूप में होता था। तो ये एक समान व्यवस्था एक तरीके से देखने को मिलती है। जैसे इक्ता भूमि का स्वामी कह सकते हैं इक्तादार होता था, ठीक है, या फिर वलई या मुक्ति कहते थे। वैसे ही नायकट्टिनम का जो कह सकते हैं भूस्वामी या वहाँ का प्रशासक कहलाता था नायक। ऐसे यहाँ पर इक्तादार होता है। तो इस तरीके से जो है आप पैरेलल्स ड्रॉ करके भी इस तरीके के नोट्स तैयार कर सकते हैं। और मैं दिखाने के लिए आपको बड़ा सिस्टमैटिक दिखा रहा हूँ। नोट्स सिस्टमैटिक होना जरूरी नहीं है, नोट्स ऐसे बने जिससे आप समझ जाएं, दूसरों को समझ आए या फिर ना आए। देखिए, मुझे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आपको समझाना था, लेकिन आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं बहुत कम टाइम लेते हुए कि उससे आप समझ जाएं बस, ठीक है। तो इस तरीके की नोट मेकिंग चाहें तो आप कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक का नोट बनाने का आप ये बेसिक स्ट्रक्चर रख सकते हैं। विषय वस्तु या फिर जो भी टॉपिक है, ठीक है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो वो कब आई है, ठीक है, किस लिए आई है, उद्देश्य क्या है उसका, किस कारण से आई है, कुछ ऐसा पहले हुआ हो कि गवर्नमेंट स्कीम लाने की जरूरत पड़ी हो, समानता विभिन्नता किसी गवर्नमेंट स्कीम से उसकी, या किसी भी विषय से, किसी भी टॉपिक से किसी अन्य टॉपिक की समानता या विभिन्नता, ठीक है, प्रभाव उसका क्या होगा, प्रभाव संभावित है कि प्रभाव हो चुका है, ठीक है, कुछ लेटेस्ट अपडेट उसके बारे में आया हो। तो इस तरीके से जो है आप टॉपिक के नोट बना सकते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर रख सकते हैं। बीओ पेपर एक ही बार हुआ है अभी तक 16 अगस्त 2020 को, तो उसमें किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन आए थे वो आप देख लीजिए एक बार। इसमें प्रायोरिटी सेट करने में आपको आसानी होगी, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा सवाल आते हैं। जैसे करंट अफेयर के सबसे ज़्यादा आए थे, पूरे 22 सवाल आए थे इसमें 104 में से, मतलब 104 जो जीएस वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, 120 में से पूरे 22 सवाल आए थे करंट अफेयर के। विज्ञान से 12 प्रश्न आए थे इसमें, ज्योग्राफी से 15 प्रश्न, फिर आपके राज्य व्यवस्था से 9 प्रश्न आए थे, रीजनिंग एप्टीट्यूड से 16 प्रश्न आए थे, दोनों से 8-8, यानी पॉइंट नंबर 9-11 से 16 प्रश्न इसमें आए थे। पर्यावरण से 3 प्रश्न आए थे, इकोनॉमी से 6 प्रश्न आए थे, करंट अफेयर से लिंक होकर के प्रश्न थे इकोनॉमी के। इतिहास की हम बात कर लें तो इतिहास से जो है 7 प्रश्न आए थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से यहाँ पे 9 प्रश्न आए थे। तो ओवरऑल इतिहास से हम लोग कह सकते हैं कितने प्रश्न आए थे, 16 प्रश्न आए थे। तो काफ़ी बड़ा वेटेज इतिहास का भी है। उत्तर प्रदेश स्पेशल से पूरे 12 प्रश्न आए थे। गवर्नमेंट स्कीम से 1 सवाल आया था, आर्ट कल्चर से यहाँ पे 1 सवाल आया था और मिसलेनियस से यहाँ पे 7 सवाल आए थे। इन सभी टॉपिक्स के नोट्स आपको ग्रुप में दिए जा चुके हैं और इन पर मॉड्यूल भी आना शुरू हो जाएंगे।
मेंबर्स अपने डाउट्स कहाँ पूछ सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेंबर्स अपने डाउट्स पूछ सकते हैं जो लोग फुल पेड ग्रुप के मेंबर हैं अपने डिस्कशन ग्रुप में, ये पूरी फैसिलिटी आपको दी गई है। डिस्कशन ग्रुप में आप एडमिन से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में से कोई भी फैक्ट पर आपको डाउट है तो डिस्कशन ग्रुप में वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, एडमिन आपको रिप्लाई करेंगे। दिन के समय में आप पूछेंगे, कोई भी यहाँ पे लेटेंसी नहीं है, तुरंत आपको रिप्लाई मिलता है। रात के समय में आप पूछेंगे तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपको जवाब मिल जाता है, अगर 11-12 के बाद पूछते हैं तो। बाकी जिन लोगों ने ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप या फिर ओनली स्टडी मटेरियल या ओनली मॉड्यूल का ग्रुप लिया है तो आप जो है अपना डाउट भेज सकते हैं इस नंबर पर 7838692618। ये व्हाट्सएप नंबर है ज्ञान सर का। इस पर केवल और केवल टेक्स्ट के माध्यम से आप अपने डाउट जो है पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल से एसोसिएटेड अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपना पेमेंट प्रूफ यहाँ पे दिखाइएगा और फिर अपना डाउट आप पूछ सकते हैं कि स्टडी मटेरियल में ये डाउट है। तो सारी कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं जो अभी के लिए ज़रूरी है समझना। बाकी आप पढ़ते जाएंगे, काफ़ी कुछ आप समझते जाएंगे। कोई भी डाउट आता है तो आप कहाँ पूछ सकते हैं, मैंने बता दिया। अब वीडियो नंबर 2 आप देखिए, पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला।